हेलो स्टूडेंट। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 17 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। ये 18 क्लास है। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग की आज हम 4th क्लास लेने जा रहे हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में मेंटल हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग जब पूरे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में सभी स्टेट में वैकेंसी निकल चुकी है। ग्रुप 5 की एमपी में निकल चुकी है, वेस्ट बंगाल में भी वैकेंसी आ गई है और सभी स्टेट में अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकल चुकी है। तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन चालू रखते हैं। आने वाली सारी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ gustatory hallucination affect the option A nose, option B ear, option C taste buds, option D skin. Right answer is option C taste bugs. सो gustatory hallucination है क्या चीज़, ये देख लेते हैं। Gustatory hallucination is the false perception that can cause the person to experience tastes that are not caused by the external stimuli. Okay, gustatory hallucination है क्या चीज़ कि जो पर्सन है उसका परसेप्शन है, वो क्या जो उसने अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वही परसेप्शन है। इसमें बाहर का कोई चीज़ नहीं, जो पुराना उन्होंने अभी कभी एक्सपीरियंस किया है, कोई चीज़ देखा है, कोई चीज़ समझा है, वही चीज़ को फील करता है, वही गेस्टेटरी हेलुसिनेशन कहलाता है। जैसे सम कॉजेस ऑफ गेस्टेटरी हेलुसिनेशन, जैसे कि हम लोगों को भूख लग रही है तो वो होगा कि किसी किसी को होता है ना कि खाना अभी जस्ट खाया भी है, फिर भी ऐसा लगेगा नहीं हमको भूख लगी हुई है, उस टाइप का है। ठीक है। क्या है फिर नेक्स्ट, डिप्रीवेशन ऑफ द सेंस ऑफ स्लीप। नेक्स्ट को क्या है, फीलिंग वेरी थर्स्टी, जैसे पानी पी चुका है लेकिन फिर भी लगेगा उसको कि उसको पानी पीना है, अभी मैंने पानी नहीं पिया है, ये इस टाइप का हेलुसिनेशन होता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। फेस डेथ या डेंजर होता है, कभी कभी क्या होता है कि उसको डेंजर की वो जैसे फीलिंग होने लगती है। लॉसिंग समवन क्लोज, उसको ये फील होता है कि हमने किसी अपने को खो दिया है। फीलिंग आइसोलेट टू लॉन्ग टाइम, ऐसा लगता है कि बहुत देर से अकेला है, अकेलापन महसूस करता है। बीइंग सेक्सुअल एब्सेंस होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी एब्सेंस मिलेगी देखने को। पार्टिसिपेशन विलेजिंग का सेरेमनीज और एंटायर ट्रांस स्टेट। ओके, ये सारी चीज़ किस में देखने को मिलेगी, गेस्टेटरी हेलुसिनेशन में। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गेस्टेटरी हेलुसिनेशन क्या है कि ये क्या है, कोई अलग से स्टिमुलाई नहीं होता, उसकी जो रियल लाइफ में चलते रहता है, जो उसके फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के बाद में भी ऐसा लगता है कि वो चीज़ और हमको करना है। जैसे भूख लगी है तो ऐसा लगेगा कि हमको और खाना खाना है, भूख ही लगी है, जबकि वो खा चुका है फिर भी लगेगा कि उसको खाना ही है। जैसे पानी पी चुका है तो उसको लगेगा और प्यास लगी है। इस टाइप का जो हेलुसिनेशन होता है वो गेस्टेटरी हेलुसिनेशन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन विड्रॉल ऑफ बार्बिटूरेट यूज could cause a person to experience option A ataxia, option B bipolar disorder, option C diarrhea, option D seizure. Now right answer is seizure. What do you mean by seizure? सीजर क्या चीज़ है, सीजर हैज़ मल्टीपल मीनिंग इन इंग्लिश, इंक्लूड सडन अनकंट्रोल ब्रेन एक्टिविटी एंड एक्ट थिंकिंग कंट्रोल समवन बाय फोर्स। ओके, सीजर क्या है, हमारे ब्रेन की अनकंट्रोल एक्टिविटी है। जैसे यदि कोई भी चीज़ है वो अनकंट्रोल हो जाएगा, जैसे कोई भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट है वो अनकंट्रोल हो जाएगा, या फिर कोई एक्टिविटी है वो अनकंट्रोल हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड सीजर। इसमें सडनली क्या होगा, अटैक आएगा, एक्सिस कोई भी पार्ट है उसका एक्सिस मूवमेंट आएगा, बर्ड्स आएगा, ठीक है, स्पील्स आएगा, फिट्स आएंगे। फिट्स इज द मोर कॉमन थिंग्स इन द सीजर। फिट्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, बाकी चीज़ हो तो ना हो लेकिन फिट्स देखने को आपको हर जगह, सीजर का जहाँ पेशेंट आया तो वहाँ फिट्स की बात आती ही आती है। ओके,
आई होप आपको समझ में आया। सीजर क्या है? अनवॉलेंट्री मूवमेंट है और कुछ नहीं है। और ब्रेन का ओवर थिंकिंग या ओवर परसेप्शन या ओवर एक्टिविटी हम कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु डिलिबरेटली persistent and a prudent and illness is usually thought to be। क्या है इसमें कि जो पर्सन है वो डिलिबरेटली क्या करता है? प्रिटेंड्स करता है इलनेस के लिए। जो पर्सन है हमेशा ये सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। ये थिंकिंग क्या कहलाती है? चलो एक देख लेते हैं। ऑप्शन ए न्यूरोटिक, ऑप्शन बी मैलिंजिंगरिंग, सॉरी प्रोनाउंस करते नहीं बन रहा है इसे मेरे मुंह में, मैलिंजिंगरिंग, ऑप्शन सी आउट ऑफ कॉन्सेप्ट विथ रियलिटी, ऑप्शन डी यूजिंग कन्वर्शन डिफेंस। नाउ राइट आंसर इज मैलिंजिंगरिंग। मैलिंजिंगरिंग। What is the malingering? Malingering is a to pretend excavate incapacity or illness. His boss suspect him to malinger because of his frequently absence for work। क्या होता है? ये अधिकांश जो बहानेबाज लोग होते हैं ना, बोलते हैं आज तो मैं बीमार हूँ यार, मैं काम नहीं कर सकती, या फिर अपने बॉस को बोल देंगे सर आज मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहे, हम काम नहीं कर सकते। वो एक हिंदी में मीनिंग आएगा बहानेबाजी, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जितने भी बहानेबाज लोग हैं इन लोगों को तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैलिंजिंगरिंग का मतलब है बहानेबाजी करना, और कुछ नहीं है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पेरामाइन इज। एम्पेरामाइन कौन सी ड्रग है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है एंटी मलेरियल ड्रग, ऑप्शन बी एंटी मैनिक ड्रग, ऑप्शन सी एंटी साइकोटिक ड्रग, ऑप्शन डी एंटी डिप्रेशन ड्रग। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी एंटी डिप्रेशन ड्रग। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग इज, देखिए कुछ जो एग्जांपल्स हम इसके देख लेते हैं कैसी काम करती है एंटी डिप्रेशन ड्रग और होती क्या है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपडेट इनहिबिटर्स, these are the most commonly persecuted antidepressants because they have few side effects, are these less likely to cause serious overdose। ओके, क्या होता है आपको ये तो पता है कि हमारे डिप्रेशन और हैप्पीनेस के पीछे कौन सा हार्मोन काम करता है? सेरोटोनिन का। ठीक है, सेरोटोनिन हार्मोन है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिप्रेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग उसको क्या करते हैं, क्या करवाते हैं? रीअपटेक करवाते हैं। सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो डिप्रेशन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स्ट्रा सेरोटोनिन देंगे। ओके, तो रीअपटेक कराएंगे, यही बात कर रहे हैं, इनहिबिटर्स देंगे। ठीक है, तो इसमें है कौन कौन सी ड्रग? ड्रग्स के नाम देख लेते हैं हम। क्या है? फ्लुक्सेटाइन, पैराक्सेटाइन, सेट्रेलाइन, कैटलोपेराम, इसिटापेराम। ये क्या है? सारी एंटी डिप्रेशन ड्रग है। क्या है? डुलेक्सिटाइन। इनके नाम देखिए, इसमें लास्ट में क्या लगा है? फार्मूला जब चलता है तो इसमें देखिए टाइन 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 लग रहा है, और इसमें लाइन लग रहा है, पाम लग रहा है। ये सारी जितने भी फार्मूला की ड्रग होगी वो क्या होगी? एंटी डिप्रेशन ड्रग होगी। देखिए इमेप्रामाइन, एमिट्राप्लालाइन, बुप्रापॉइन। ठीक है, ये सारी क्या है? एंटी डिप्रेशन ड्रग है। ओके, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। और कुछ और ड्रग्स क्या है? डोलुसोपाइन, डेक्सिपाइन, लोफेरामाइन, मिनिशावलाविन, मेटाजापाइन, मोक्लोबिमाइड, नेट्रापाइटालाइन,
ये सारी क्या है, एंटी डिप्रेशन ड्रग है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज inability to explain one's emotional feeling term us. Option A alexithymia, option B agitancia, option C obsessive compulsive disorder, option D distractibility. Now right answer is option A alexithymia. तो एलेक्सिथेमिया है क्या चीज़ देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन वंस इमोशनल फीलिंग। क्या है कि कोई पर्सन है वो अपनी इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, किसी को बता नहीं पाता, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एलेक्सिथेमिया। ओके, तो क्या है इसकी डेफिनेशन, alexithymia is the neuropsychological condition that means without word emotion. ओके, क्या होता है, यदि कोई भी पर्सन है वो यदि अपनी इमोशन फीलिंग्स को किसी के साथ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता या किसी को बता नहीं पाता या समझा नहीं पाता, उसको क्या बोलते हैं, एलेक्सिथीमिया। ओके, नाउ डेफिनीशन भी वही है जो मैंने आपको समझाया, हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में भी बता दिया आपको। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे इसके, क्या होगा, देखिए, लैक इमेजिनेटिव थॉट, क्या होगा, इमेजिनेटिव थॉट है उसमें उसकी कमी होगी। ठीक है, क्या होगा, डिफ़िकल्टी डिस्टिंग्विश बिटवीन इमोशन एंड बॉडीली सेंसेशन। क्या होगा कि कई चीज़ें क्या होती है कि हम लोग मुंह से बोल के नहीं बताते, कभी कभी क्या होता है किसी का फेस देख के भी कुछ रीडिंग की जाती है ना, बोलते हैं ना कि हमारा फेस जो है बहुत कुछ बता देता है, या हमारी बॉडी पोस्चर, हमारी बॉडी मूवमेंट बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। तो वो क्या होगा कि बॉडीली सेंसेशन और इमोशन दोनों शो नहीं कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज लोकली एक्सटर्नली ओरिजिनेटेड थॉट। ओके, क्या होगा कि एक्सटर्नली थॉट ओरिजिनेट करेगा, और क्या क्या होगा, लिंक विथ अदर कंडीशन करेगा, किसी भी कंडीशन को दूसरी कंडीशन के साथ वो करने की कोशिश करेगा। ईटिंग डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस देखने को मिलेगा। अधिकांश ऐसी चीज़ें कब देखने को मिलती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ऑटिज्म देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो एलेक्सिथेमिया है क्या चीज़, एलेक्सिथेमिया है लैक ऑफ एक्सप्रेशन अवर फीलिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द narcotic drug and psychotropic substance act comes in two forms from। ओके, क्या है, नार्कोटिक ड्रग। देखिए आपने सुने होंगे ना कि नार्कोटिक की तो आजकल एक ब्रांचेस भी है, नार्कोटिक वाले छापा मारते हैं, जितने भी ड्रग एब्यूज़ होते हैं या जो अल्कोहलिज्म होते हैं, जो कोकीन वगैरह लेते हैं, उन लोगों के ऊपर नार्कोटिक एक्शन होने वाला बात बहुत सुने होंगे ना, तो वही एक्ट की यहाँ बात हो रही है। चलो, ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1985। तो ये नार्कोटिक ड्रग एक्ट ए साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कब आया था, 1985 को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज अनेबल टू एक्सप्रेस प्लेजर इन previously pleasurable activities, the term problem the patient has is option A alexithymia, option B agitation, option C anhedonia, option D distractibility. Now right answer is anhedonia। एनेडोनिया है क्या चीज़, चलिए देखते हैं। इट इज़ द साइकोलॉजिकल कंडीशन दैट कॉज इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस प्लेजर। ओके, अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाता है, उसी को बोलते हैं एनेडोनिया। नाउ सिम्टम्स आर
क्या हैगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट और इंजॉयमेंट इन एक्टिविटी दैट प्रीवियसली मेड ऑफ हैप्पी। क्या होगा, इनको यदि खुशी मिलती है तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे कई होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुश होना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, उनके पास वजह भी होती है लेकिन वो हर समय दुखी ही मिलेंगे आपको। इस टाइप के पेशेंट को, इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनेडोनिया। अब टाइप्स क्या है, सोशल एनेडोनिया विच इज़ द लैक ऑफ इंटरेस्ट टू रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सोशल एनेडोनिया में क्या होगा कि उसको रिलेशनशिप बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और सोशली लोगों से जाके मिलने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि ऐसे लोग ना हमेशा कहना चाहिए कि ना तो किसी से बात करना पसंद करेंगे, ना तो यानी कि मूडी टाइप के रहेंगे, थोड़े से हमेशा डिप्रेस ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एनेडोनिया विच इज द कंडीशनल लैक ऑफ प्रेजर ऑफ द सेंसरी एक्सपीरियंस। वो हमेशा कभी खुश दिखेंगे ही नहीं, हमेशा दुखी ही दिखेंगे आप लोगों को, इसी को कहते हैं एनेडोनिया। इसमें क्या क्या है, दो टाइप है, सोशल एनेडोनिया एंड फिजिकल एनेडोनिया। नाउ ट्रीटमेंट इज टिपिकली डिपेंड ऑन दैट अंडरलाइनिंग कंडीशन मैनेज। कंडीशन को मैनेज करना है और इसका कोई अदर ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कंडीशन है उसको नॉर्मल रहने देना है, उनको खुश रखने की कोशिश करना है, बस और कुछ नहीं कर सकते। आई होप आपको एनेडोनिया समझ में आया हो। क्या है एनेडोनिया, है क्या चीज़, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि कहना चाहिए कि एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। खुशी के माहौल को भी दुख के माहौल में बदलने की कंडीशन रखते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ये लिखने वाली बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीप वॉकिंग इज ऑल्सो नोन एज, मैंने इसके पहले भी इसको पढ़ा चुका है। ऑप्शन ए इंसोम्निया, ऑप्शन बी हाइपरसोम्निया, ऑप्शन सी सोमेनो एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी स्लीपिंग सिकनेस। नाउ राइट आंसर इज सोमेनो एम्बोलिज्म। चलिए इसका फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द सोमेनो एम्बोलिज्म इज द स्लीप वॉकिंग। सोमेनो एम्बोलिज्म को आप क्या बोल सकते हैं, स्लीप वॉकिंग। डेफिनेशन क्या है, सोमेनो एम्बोलिज्म is the sleep disorder that cause the pupil to walk in around the perform other usually activity while sleeping. ठीक है, इट्स कैरेक्टराइज बाय द ब्रीफ सडन अराउंड और नॉन रैपिड आई मूवमेंट ऑन स्लीप। ओके, क्या होगा कि क्या है सोमेनो एम्बोलिज्म में क्या होगा, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या करता है पेशेंट, इसके पेशेंट क्या करते हैं, अधिकांश नींद में ही चलना, खाना पीना, घूमना सब कर लेते हैं। उन लोगों की आई मूवमेंट को देख के लगेगा कि अभी ये जाग ही रहे हैं। कई लोग नहीं सुना है आपने, नींद में चलते चलते कहीं और पहुंच जाते हैं। उस कंडीशन को ही ये सोमेनो एम्बोलिज्म या फिर स्लीप वॉकिंग कहा जाता है। नाउ कॉजेज इज क्या है, सब मेडिकेशन का जो कंट्रा इंडिकेशन की वजह से क्या होता है, ये कंडीशन होती है। अब इसमें मेडिकेशन कौन कौन सी है, जिलोपाइडेम एंड सोडियम ऑक्सीबिटे। ठीक है, हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ स्लीप वॉक। ओके, नाउ सेफ्टी मेजर्स, इन लोगों के लिए क्या है, बहुत सेफ्टी मेजर्स रखना पड़ेगा क्योंकि ये रिस्क की कंडीशन है। पता चल रहा है कहीं नींद में चलते चलते छत पे चले गए, छत से गिर गए तो अब आफत वाली बात है। तो क्या है सेफ्टी मेजर्स टू रिड्यूस सेफ्टी रिस्क, प्यूपिल हु इज स्लीप वॉक कैन कीप शार्प ऑब्जेक्ट लुक अवे। ठीक है, जितने भी जो कहना चाहिए कि वो शार्प ऑब्जेक्ट है, चाहे चाकू हो, कैंची हो या फिर जितने भी चुभने वाली चीज़ें हैं, इनको इनसे दूर रखना है, देखने लायक जगह पे नहीं रखना है। क्लोज एंड लॉक्ड डोर एंड विंडो, क्या है, अपने दरवाजे और विंडोज़ को बंद करके रखना है। ठीक है, क्या है, रिमूव ट्रिपिंग हजार्ड्स, क्या करना है, चुभने वाली चीज़ों को भी दूर करके रखना है, ट्रिप होने वाली को। इंस्टॉल मोशन सेंसरी लाइट, ठीक है, छोटे जो लाइट है वो जला के रखना है। बेड साइड अलार्म या डोर लगा के रखना है। ये सारे सेफ्टी मेजर्स है क्योंकि जो स्लीप वॉक कर रहा है, जिसको ये प्रॉब्लम है स्लीप वॉकिंग की, उसको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है क्योंकि वो तो नींद में है और नींद में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उसके साथ में बाकी जो लोग रह रहे हैं उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, psychiatric disorder in which the patient to opposite feeling
toward something at a same time is known as option A echolalia, option B ambivalence, option C preservations, option D hallucination. नाउ राइट आंसर इज एम्बीवैलेंस. एम्बीवैलेंस है क्या चीज़, चलिए देख लेते हैं कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है. इसमें पेशेंट क्या करता है, अपोजिट फीलिंग टूवर्ड समथिंग. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या. एम्बीवैलेंस इज द स्टेट टू हैवी कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग एंड बिलीव टू रिएक्ट टूवर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड एक्शन. इट ऑल्सो रिफर टू अनसेंट्रली एंड डिसेंटिवली जनरली फीलिंग ऑफ द मिक्स फीलिंग. इसमें क्या है कि फीलिंग क्या है, मिक्स होगी, उसमें नेगेटिव थॉट ज़्यादा आएंगे. ठीक है, अपोजिट फीलिंग होगी. ये सारी चीज़ें एम्बीवैलेंस में आपको देखने को मिलेगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स रिकनेक्शन of memory in which the patient talk about those events which never took place in term as. Option A amnesia, option B hyperamnesia, option C amnesia, option D Parkinson. Now right answer is amnesia. amnesia है क्या चीज़, amnesia is a company that is specialized in designing and producing wings for powered paragliding, make Campbell's, Jones and cadets with the inventing a reflex wing profile for warm air wings, which has improved the safety and stability of modern parameters. Okay, now I hope you understand. Next question, development reading disorder is known as. Option A autism, option B dyscalculia, option C dyslexia, option C dysphagia. नाउ राइट आंसर इज डिसलेक्सिया. तो डिसलेक्सिया है क्या चीज़, देख लेते हैं. डिसलेक्सिया इज द लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट द पर्सन एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक. स्लीप symptoms, pupil with a dyslexia may be have trouble with word recognition, spellings and decoding. They may also have difficulty with other language skills such as the pronouncing word. ओके, डिसलेक्सिया क्या है, एक रीडिंग यानी कि कहना चाहिए कि पर्सन टू एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पेल. ओके, बच्चे को बोलने में तकलीफ होगी, पढ़ने में तकलीफ होगी, लिखने में तकलीफ होगी, यही क्या है, डिसलेक्सिया है. हिंदी में आप समझने की कोशिश करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, वो बच्चे जिनको लिखने, पढ़ने और स्पेल करने में दिक्कत जाती है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं. जैसे आपने वो पिक्चर देखी होगी ना, तारे जमी पे, उसमें उस बच्चे को प्रॉब्लम था ना, उस टाइप का ही ये प्रॉब्लम होता है. ठीक है, नाउ कॉजेस क्या है डिसलेक्सिया के. डिसलेक्सिया इज द कॉज बाय द डिफरेंट इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्रोसेस लैंग्वेज. क्या है, हमारा ब्रेन जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाता लैंग्वेज को लेके, तब ये प्रॉब्लम आती है. इम्पैक्ट, डिसलेक्सिया डज नॉट इफेक्ट इंटेलिजेंट. क्या है, डिसलेक्सिया की वजह से किसी भी इंटेलिजेंट में कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि देखा होगा आपने उस पिक्चर में भी देखा होगा कि बच्चे में पढ़ने लिखने की एबिलिटी तो नहीं थी, लेकिन वो ड्राइंग कितनी अच्छी बनाता था, तो उसके इंटेलिजेंट में कोई कमी नहीं थी, बट ये था कि उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम थी.
वही चीज़ यहाँ पे है। यदि इस चीज़ को समझना है तो आपने यदि कभी तारे ज़मीन पे पिक्चर देखी होगी, यदि आप उस पिक्चर को समझ गए होंगे तो इस प्रॉब्लम को भी आराम से समझ जाएंगे। इसमें कोई भी इंटेलिजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि उसको उस काम को करने में दिक्कत आ रही है, पढ़ने लिखने और स्पेल करने में दिक्कत आ रही है। बाकी उसकी अदर कोई भी एक्टिविटी में यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो खेलने में अच्छा होगा, चाहे वो फिर वो ड्राइंग करने में अच्छा होगा, या फिर अदर कोई भी एक्टिविटी है उसमें वो बहुत अच्छा है। बस ये है कि उसको पढ़ने लिखने और स्पेल करने में दिक्कत जा रही है। तो अधिकांश देखा होगा आपने, जो भी बच्चा यदि कभी कोई अदर एक्टिविटी में बहुत अच्छा होता है, वो पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं होता, और जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है वो अदर एक्टिविटी में उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। इस टाइप के बच्चे अधिकांश कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। क्योंकि माँ बाप तो, हर कोई माँ बाप यही चाहेगा कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई में सबसे पहले बहुत अच्छा निकले, लेकिन बच्चे में क्या है, अदर एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये जो इतने सारा जो था मैं बताने का हिंदी में वही मीनिंग था कि बच्चा पढ़ने लिखने और स्पेल करने में दिक्कत जाती है, बाकी सारी एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं, इंटेलिजेंट बाकायदा बराबर है, लेकिन उसका जो ब्रेन है उस पार्ट को लेकर के काम नहीं कर पाता है। तो यदि आप उसमें मेहनत करते हैं तो बच्चा आराम से ठीक हो सकता है। लेकिन क्या है कि इसमें डिस्लेक्सिया का मतलब क्या है कि उसको इन सब चीज़ों में दिक्कत जाएगी, ये इसका मीनिंग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म ऑफ ट्राइकोटैलीमेनिया इज डिफाइन अस। ऑप्शन ए बेड वेटिंग, ऑप्शन बी नेल बाइटिंग, ऑप्शन सी स्लिप वॉकिंग, ऑप्शन डी अर्ज टू पुल आउट हेयर। तो इसका मतलब क्या है, ट्राइकोटैलीमेनिया का मतलब होता है अर्ज टू पुल आउट योर हेयर। मुझे यहाँ पे अच्छी सी एक वो मिली थी, मैं शायद यहाँ पे मिला नहीं पाई मैं वो इमेज। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का आपने हैबिट देखे होंगे कि अपने बाल हमेशा खींचते रहेंगे, कुछ भी होगा, यदि कुछ सोच रहे हैं तो अपने बाल खींच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो अपने बाल के, यानी कि एक प्रकार का मेंटल कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली अपने बालों को पुल करते रहते हैं। इसमें भी दिया दैट कॉज इज द मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट कॉज द पीपल कंपल्सिव पुल आउट देयर हेयर। मैंने क्या बताया, वही बालों को खींचते रहते हैं, वही सिम्टम क्या कहलाता है, ट्राइकोटिलीमेनिया। इसको क्या बोलेंगे, पुल आउट आवर हेयर, इस कंडीशन को ट्राइकोटिलीमेनिया बोलेंगे। इसमें क्या होगा, पुल आउट हेयर फ्रॉम देयर हेड, आई बॉल्स, आई लिड्स एंड प्यूबिक एरिया। कहीं के भी बाल खींच सकते हैं, चाहे वो हेड के होंगे, चाहे वो अपने आई बॉल्स के बाल होंगे, आईलिड्स के बाल हो सकते हैं, या फिर प्यूबिक एरिया के बाल, कहीं के भी बाल खींचने की हैबिट हो सकती है। हर किसी को अलग अलग देखने को मिलेगा, ये कंपलसरी नहीं है कि एक ही कोई हेड के ही खींचेगा या कोई प्यूबिक एरिया के ही खींचेगा या फिर कोई आईलिड के ही खींचेगा। सब यानी कि हर किसी में अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, कोई एक भी सिम्टम देखने को मिल सकता है वाली बात है। और क्या चीज़ होगा नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, ये स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होगा, डिस्ट्रेस दैट कैन बी अफेक्ट वर्क, स्कूल एंड सोशल लाइफ। ये क्या होगा, जैसे कि मैंने कि जब कोई काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि स्ट्रेस की कंडीशन में और ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई होता है ना कि हम लोग जो हैबिट होती है वो स्ट्रेस की कंडीशन में और ज़्यादा करने लगते हैं तो ये बढ़ जाएगा, ये भी हो सकता है। चलो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि है क्या ये टर्म, क्या है टर्म, क्या है अपना, ट्राइकोटिलीमेनिया इज द मेंटल कंडीशन दैट पुल आउट द आवर हेयर। ओके, मोटा मोटा यही है कि अपने बालों को खींचना, चाहे वो कहीं के भी बाल हो, ये क्या कहलाता है, ट्राइकोटिलीमेनिया। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट नेम। ओके, यदि आप मेंटल पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी सी जो नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको कई बार होता है कि एग्जाम में आ जाता है पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट, डिलीरियम इज ऑल्सो नोन अस। तो डिलीरियम क्या है, ऑप्शन ए एक्यूट एल्कोहलिक स्टेट, ऑप्शन बी एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट, ऑप्शन सी एक्यूट एनाफ्लेटिक रिएक्शन, ऑप्शन डी एक्यूट ब्रीथिंग डिफिकल्टी।
तो क्या है डिलीवियम? डिलीवियम क्या है? एक्यूट कन्फ्यूज़न स्टेट। ओके, डिलीवियम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, क्योंकि बार बार वही चीज़ पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो यदि आपको डिलीवियम के बारे में पढ़ना है तो मैंने जो पहले क्लास ली है उसमें ऑलरेडी मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ इसको। ये क्या है? एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट है डिलीवियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सिजोफ्रेनिया द ड्रग कॉमनली यूज इज। तो क्या क्या है? ऑप्शन ए क्लोरोपेरामाइजाइड, ऑप्शन बी हेलोपेरिडोल, ऑप्शन सी ओलिनाजिनापाइन, ऑप्शन डी ऑल। नाउ राइट आंसर इज ऑल। सीजोफ्रेनिया के बारे में मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ा दिया था, सिम्टम भी पढ़ा दिया है, कॉजेज भी पढ़ा दिया है, ट्रीटमेंट भी पढ़ा दिया है और सारी ड्रग के इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों पढ़ा चुकी हूँ। तो अब मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, तो इसका आंसर क्या होगा? ये सारी मेडिसिन जितनी भी है ये क्या है? सिजोफ्रेनिया में यूज़ की जाती है। और सिजोफ्रेनिया एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहना चाहिए कि ओवरऑल मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सिजोफ्रेनिया अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ये आपके पहले ही करवा चुका है, इसीलिए आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो। और इसमें यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ाइट करते हैं तो हम लोगों को एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। एक एक नंबर से कई बार हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, तो उन सब में हम लोगों को छोटी से छोटी चीज़ को पढ़ना होता है। इसीलिए मैं आपकी इतनी सारी डिटेल में क्लास ले रही हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाले समय में ऐसी ही अच्छी से अच्छी क्लास हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। आने वाली सारी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।